पेट के लिए। हरियापुर नाम का एक गांव था जहां शीतल अपने परिवार के साथ रहती थी। हरियापुर गांव बहुत छोटा होने की वजह से वहां सरकार की कुछ योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी, जिस वजह से गांव के अधिक से अधिक व्यक्ति गरीब थे। लेकिन कुछ गिनती के व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। शीतल गरीब जरूर थी, लेकिन वो बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी जो अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। गांव के गरीब लोग हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन विजेंद्र निर्दयी और कठोर व्यक्ति था जो गरीबों का फायदा उठाता था। एक दिन शीतल ने देखा कि विजेंद्र एक बुजुर्ग अम्मा से बुरे व्यवहार से अपने पैसे वापस मांगते हुए कहता है, अम्मा, मुझे तुम्हारी बेवजह की बातें नहीं सुनना है। तुम कैसे भी करके मेरे पैसे वापस लौटा दो। मैं नहीं जानता कि तुम कितनी गरीब हो या तुम्हारी कितनी परेशानी चल रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पैसे लेते वक्त बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब देने की बारी आई तो बहाने बनाने लगी हो। बेटा, अभी समझने की कोशिश करो। मेरे पास घर में खाने के लिए सामान लाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। विजेंद्र अम्मा की बात सुनकर और क्रोध में आ गया। ये देखकर शीतल अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत उसके पास आकर उसे कहा, विजेंद्र भैया, आप अम्मा से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? वो तो पहले ही मुश्किलों में है, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए, वो जल्द ही आपके पैसे वापस लौटा देगी। शीतल, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। मैं कोई वक्त नहीं देने वाला हूँ। अगर अम्मा आज पैसे नहीं लौटा पाई तो मैं इनके घर का सामान जब्त कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप गरीबों का ऐसे फायदा उठाते रहेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत? मुझे इज्जत की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। आप जैसे अमीर लोग अगर गरीबों की सहायता करें तो गांव का भला हो सकता है, लेकिन आप तो बस अपना फायदा देखते हैं। विजेंद्र के कठोर बर्ताव से शीतल ने ठान लिया कि वो गांव वालों की सहायता से उससे निपटेगी। लेकिन जब उसने गांव के व्यक्ति और सरपंच से सहायता मांगी तो सबने विजेंद्र से डरते हुए कहा, देखो शीतल, हम गरीब मजदूर व्यक्ति हैं जो अपना पेट भरने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि हमें 2 वक्त की रोटी सुख शांति से मिल सके। हमें जबरदस्ती इस परेशानी में मत घसीटो और तुम भी समझो, उस विजेंद्र से दूर रहो, क्योंकि वो एक नंबर का स्वार्थी और लालची व्यक्ति है जो अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकता है। आप सभी की वजह से ही तो उसकी हिम्मत 2 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो विजेंद्र जैसे मामूली इंसान को उसकी औकात याद दिला सके। शीतल, तुम्हें जिद नहीं करना चाहिए। कभी कभी बड़ों की बात को समझना बहुत जरूरी होता है। गांव वाले उसका साथ देने की बजाय उसे समझाने लगे कि वो एक लड़की है और उसे चुप रहना चाहिए, लेकिन शीतल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके कुछ दिन बाद शीतल के पिता को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनके मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसकी माँ और घर की सभी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। वो खेत में मेहनत करती, लेकिन खेत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से फसल पानी की कमी से सूख रही थी और वक्त के साथ घर का अनाज भी खत्म होने लगा था। शीतल चिंता करते हुए अम्मा के पास जाती है और अम्मा से कहती है, मैं क्या करूं दादी, आखिर मेरे ही भाग्य में क्यों इतनी दुख तकलीफें लिखी हुई है। भगवान मेरी परिस्थितियों पर भी तरस नहीं खा रहे और मुझे कठिनाइयों पर कठिनाइयां दिए जा रहे हैं। अब मैं कैसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी? बेटा, तुम बहादुर हो, लेकिन पेट भरने के लिए तुम्हें कुछ काम खोजना होगा। वैसे तुम कुछ दिन के लिए विजेंद्र के खेत में काम करो, इससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अम्मा शीतल को सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीतल बहुत सोच समझकर पेट के लिए विजेंद्र के खेत में काम करने का फैसला करती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
उसके बाद वो विजेंद्र के खेत में जाकर उससे कहती है, मुझे काम की जरूरत है। मैंने सुना है कि आप खेत के कामों के लिए लोग खोज रहे हैं। मैं आपके खेत में काम करके 2 पैसे कमाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपना घर का खर्चा चला सकूं। बड़ी होशियार बन रही थी ना गांव में, अब आ गई ना लाइन पर। तुम्हें काम देकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। और हाँ, दिन भर के काम करने के सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे। काम लंबे समय तक करना पड़ेगा। शीतल ने बिना झिझक किए काम शुरू किया, परंतु विजेंद्र जानबूझकर उससे दुगना काम करवाता। लेकिन शीतल पूरी लगन और आत्मसम्मान के साथ काम किया करती, क्योंकि उसे अपनी माँ का पेट भरना था। लेकिन विजेंद्र की हर बात में मतलब की भावना झलकती थी। हर रोज शीतल सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंचती और देर रात तक काम करती, परंतु विजेंद्र उससे सबसे कठिन और थका देने वाले काम करवाता था। लेकिन शीतल ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसे अपनी माँ और घर की जिम्मेदारी निभानी है। हालांकि उसे सिर्फ 200 रुपए मिलते थे, जिससे उसने घर की जरूरत का सामान लाकर घर चलाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे गांव के व्यक्ति भी उसकी हालत देखकर एक दूसरे से कहते हैं, हमें शीतल की सहायता करनी होगी, वरना वो अकेली इतनी मेहनत करते करते कमजोर पड़ जाएगी। वैसे क्या करेगी बेचारी, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ उस अकेली पर जो पड़ गया, उसे तो पूरा करना ही होगा। मनोहर, तुमने सही कहा, लेकिन विजेंद्र को गांव का हर व्यक्ति जानता है कि वो कितना खुदगर्ज है, और हम चाहते हुए भी शीतल की सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उससे कर्ज ले रखा है और वही कर्ज अब 2 गुना बढ़ चुका है। मैं विजेंद्र का कितना भी कर्ज चुकाता हूँ, परंतु कर्ज कम ही नहीं हो रहा है। क्या पता वो हमसे दुगनी वसूली कर रहा हो। बेटा, मैं भी इसी वजह से विजेंद्र से डरती आ रही हूँ। उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी है। लेकिन मुझे शीतल पर पूरा भरोसा है, वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेगी। वो तो उसके कुछ दिन की मजबूरी है, क्योंकि पेट भरने के लिए हर व्यक्ति को दुश्मन के आगे भी कुछ वक्त के लिए नौकर बनना पड़ता है। गांव के किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि विजेंद्र का सामना कर सके, क्योंकि उसने सबकी मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि कुछ समय बाद गांव में एक नई योजना की बात शुरू हुई, जिसमें गरीब किसानों को सरकार की ओर से सहायता दी जानी थी। ये योजना शीतल के लिए एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसे पता था कि अगर विजेंद्र को इस बारे में पता चला तो वो उसका फायदा नहीं उठाने देगा। शीतल ने चुपके से इस योजना की जानकारी हासिल की और गांव के बाकी गरीब किसानों को भी इसके बारे में बताया और अधिकारियों से संपर्क करने का काम शुरू किया। विजेंद्र को जब इसका पता चला तो वो और गुस्से में आ गया। उसने शीतल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने इस योजना का लाभ उठाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को गांव से बाहर कर दूंगा। गांव में अब तक जो भी योजनाएं आई, उसे मैंने ही लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। बस बहुत हो गया विजेंद्र, तुम्हारा ये गलत बर्ताव करना। मत भूलो कि तुम एक अपराधी हो, और तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने इस गांव को हर सुविधा से वंचित रखा है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। शीतल अब विजेंद्र की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के सभी गरीब किसानों को इस योजना का लाभ दिलाकर रहेगी। जिसके बाद शीतल ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर विजेंद्र के अत्याचारों और उसके करतूतों के बारे में बताया। अधिकारियों ने विजेंद्र के खेतों और उसके द्वारा गरीबों पर किए जा रहे अन्याय की जांच करना शुरू कर दी। आखिरकार विजेंद्र की पोल खुलने लगी। अधिकारियों ने उसके काले धंधों और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश किया। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे शीतल की हिम्मत और उसकी सच्चाई को समझने लगे थे। उसके बाद सरपंच उसे कहते हैं,
शीतल, तुम हमारे गांव की होनहार और होशियार लड़की हो, जिसकी हिम्मत की मैं जितनी भी बात करूं उतनी कम है। एक समय ऐसा था जब हम गांव वालों ने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया। काश उस वक्त हम तुम्हारा साथ दे देते तो विजेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ पाती। सरपंच जी, व्यक्ति रोटी बांट कर खा सकता है, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई नहीं। ये तो हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। मुझे इन परिस्थितियों से इतना तो समझ आ ही गया कि व्यक्ति तब हारता है जब बात पेट के लिए आती है, क्योंकि घर में अनाज और जरूरत का सामान हो तो हर इंसान एक स्थिति से लड़ सकता है। शीतल की बातों ने सभी का हौसला बढ़ाया और विजेंद्र का आतंक खत्म हो गया। सरकार की योजनाओं से गांव में खुशहाली लौटने लगी और हरियापुर गांव का भविष्य उज्जवल हो गया। शीतल ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मेहनत, धैर्य और आत्मसम्मान से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी मजबूरियां ही कभी कभी हम पर हावी हो जाती हैं, जिस वजह से हम उन गलत कामों को जीवन भर यही सोचकर करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और पेट भरने के लिए उन्हीं कामों में उलझते रहते हैं जिसका जीवन में कोई अर्थ ही ना हो। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए।